नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। आज एक लंबे अंतराल के बाद, करीब 2 हफ्तों के बाद, हम और दिल्ली से अजीत द्विवेदी जी आपसे मुखातिब हैं। कुछ मांगलिक कार्यक्रम थे परिवार में, अपने लोगों के बीच, इस कारण हम लोग बाहर बाहर रहे, इसलिए आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहे थे। और इन दिनों में आपने देखा ही, बिहार में बहुत कुछ हो गया। भरत तिवारी का इनकाउंटर। भरत तिवारी को क्यों मारा गया, यह समझ से परे है, क्योंकि यह हत्या है, पुलिस द्वारा की गई हत्या है। भरत तिवारी द्वारा पिस्तौल चमकाना, पिस्तौल लहराना, यह भी गलत था, लेकिन उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे आत्मसमर्पण के लिए पहले दिन ही मजबूर किया जा सकता था, और जब दूसरे दिन उसने हथियार डाल दिया तो फिर मुठभेड़ की जरूरत क्या थी। अभयानंद, बिहार के पूर्व डीजीपी, उनकी इस बात से हम 100% सहमत हैं कि इनकाउंटर किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। और देखिए, अब तो नई नई बातें सामने आ रही हैं कि भरत तिवारी को मुठभेड़ के दिन, मुठभेड़ के वक्त 3 गोलियां लगने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां निकली हैं। आखिर ये 2 गोलियां कहां से आ गई? और यह भी सही है कि इस पूरे मसले को सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है, और इसका दायरा, आक्रोश का दायरा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। देखिए, वहां महापंचायत लगी भरत तिवारी की हत्या के खिलाफ, और अब बहुजन महापंचायत, जिसमें जीतन राम मांझी ने भी शिरकत होने की सहमति दे दी है। यह लग रहा है कि बिहार क्या फिर से जातीय द्वेष की तरफ बढ़ रहा है, जातीय विद्वेष बढ़ेगा इस तरीके से। और कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम कह रहे हैं बाहरी तत्वों का प्रवेश भी हो गया है। 15,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। 100 लोगों से अधिक हलवाई लगे हुए हैं। तो भरत तिवारी के परिवार का जो आधार है, जो पृष्ठभूमि है, उसमें इतनी बड़ी व्यवस्था तो नहीं हो सकती है। भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, यह कहा जा सकता है, पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है। तो भरत तिवारी पर चर्चा करेंगे हम लोग, और साथ में राबड़ी देवी का बंगला। देखिए, आज का दिन अंतिम दिन था, सामान तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक सरकार से वक्त मांगा है। वक्त इसलिए मांगा है कि सरकार, भवन निर्माण विभाग, उन सामानों की सूची दे दे जो राबड़ी देवी को मकान के साथ सौंपा गया था, मतलब उनके मकान में लगाया गया था, ताकि ऐसा न हो कि मकान खाली करने के बाद अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तरह कोई विवाद खड़ा हो जाए कि राबड़ी देवी यह लेकर चली गई, वह लेकर चली गई। इस बीच सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, दिल्ली गए हैं, नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। अन्य भी राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से चर्चा हो सकती है। लेकिन बिहार में अभी सबसे ज्यादा शोर, और बिहार में ही क्यों कहें, उत्तर प्रदेश तक आंच है, जहां चुनाव अगले साल है, भरत तिवारी को लेकर है। तो भरत तिवारी से ही चर्चा शुरू करते हैं। अजीत जी, लोग इंतजार भी कर रहे थे कि हम और आप कब बोलेंगे। देखिए, ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। अब चूंकि हम लोग जुड़ नहीं रहे थे और आपने बता ही दिया कि मांगलिक कार्यक्रमों में आप अपने और हम अपने उसमें व्यस्त थे, जी अन्यथा हम जी लोगों की टिप्पणी पहले दिन आती है इस पर, और वो अनफिल्टर्ड होती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। उसमें कुछ मिलावट होती है हम लोगों की टिप्पणियों हम्म में। तो सबसे आपने 3-4 बातें कह दी हैं, उसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे। हम्म जैसे ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, जब आप पकड़ते हैं किसी को और आप पुलिस की हिरासत में कोई व्यक्ति मारा जाए, या पुलिस के इनकाउंटर में अगर कोई व्यक्ति मारा जाए, तो जब हम्म तक अदरवाइज प्रमाणित नहीं होता है तब तक उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम लोग मानते हैं कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, ये कानून का रास्ता नहीं है। तो हम्म ये एक तो सबसे पहली टिप्पणी यही है कि हमने जो तस्वीरें देखी, जो वीडियोस देखे, जिसमें ये देखा गया कि उसके भरत तिवारी के परिवार के लोगों ने उससे आग्रह किया, जोर जबरदस्ती हुई, समर्पण कराया गया, और उसके बाद क्या स्थितियां पैदा हुई जिसमें गोली चलाने की नौबत आई और बिल्कुल। 5 गोलियां मारी गई। अगर हम्म कोई निहत्था व्यक्ति भागता भी है, तब भी पुलिस के इनकाउंटर में उसकी मौत नहीं होती है, तब भी उसको 5 गोली मारने की जरूरत नहीं है। हाफ इनकाउंटर की बातें भी हम लोग बिहार में ही सुन रहे हैं। और हथियार बिल्कुल। रख दिए थे, हथियार जिस समय था भरत तिवारी के हाथ में, उस समय अगर गोली चल जाती तो आज ये बहस नहीं हो रही होती। उसी समय अगर हम्म गोली चलती, उसके हाथ में हथियार था। और हम लोग हम्म देखते हैं, आपने भी देखा ही होगा, आप तो अपराध के मामले में इतना इतना काम आपने किया हुआ है। दुनिया के किसी भी देश में, सभ्य लोकतांत्रिक देशों में भी, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार है तो पुलिस सबसे पहले गोली चलाती है। तो ये बिल्कुल। उसमें कोई अगर मगर नहीं होता, उसमें कोई पूछताछ नहीं होती है।
तभी भरत तिवारी के हाथ में जब हथियार था, गोली चल गई होती, कोई बहस नहीं हो रही होती। हथियार डालने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद गोली चली है। ये स्थिति हो सकती है, हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक बार लोगों ने, घर के लोगों ने समझा के बिठा दिया और फिर उसने भागने की कोशिश की होगी। पुलिस क्या कहानी कहती है ये अलग बात है। हम लोगों ने ये वास्तविक जीवन में देखा है, फिल्मों में देखा है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं। पता नहीं जो पकड़ा जाता है, पुलिस की गिरफ्त में होता है, वो किस मानसिक अवस्था में होता है। तो उस मानसिक अवस्था में वो भागने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है किसी पुलिस के अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश करे, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आपको 3, 4 या 5 गोलियां मार करके उसकी जान ले लेनी पड़े। तो ये स्थिति है। तो उस लिहाज से तो लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये फेयर इनकाउंटर नहीं है, क्योंकि फेयर इनकाउंटर में फिर दूसरी तरफ से भी गोली चलती है, जो अभी तक नहीं पता चली है कि भरत तिवारी की तरफ से कोई गोली चली या उनका कोई साथी उनको छुड़ाने आ गया था जिसने गोली चलाई। तो ये साथी तो था ही नहीं ना जी, साथी था ही नहीं, और सब कुछ लाइव है, सब कुछ लाइव है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मसमर्पण करने के बाद उसने कोई हमला बोला, यदि वो हमला बोलता तो वह भी लाइव होता। यहाँ तो सीधे तौर पर पुलिस ने बाद में गोलियां मार दी, पुलिस ने बाद में गोली मार दी, तो इसलिए कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब ये लग रहा है कि इसमें गड़बड़ हुई है और ये फेयर इनकाउंटर नहीं है। पहली बात तो ये। अब ये ओवरऑल अगर इनकाउंटर की हम लोग बात करें, दूसरे पहलू उसके जो और सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर है, जो अभयानंद जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, और आपने इतने कवर किए हैं, हमको भी 30 साल हो ही गए। ये जो इनकाउंटर्स होते हैं उसमें कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं। देखिए, सिद्धांत रूप में हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हिरासत में मौत नहीं होनी चाहिए है, पुलिस इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये हम लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो हो जाने की स्थिति बनती है, तो वो व्यवहारिक स्थिति होती है। जो सैद्धांतिक स्थिति है, जो व्यवहारिक स्थिति है, उसमें बड़ा फर्क होता है, बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत रूप में हम सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या उसके बगैर काम चलता है लोगों का? और या फिर हम लोग एक पैराडॉक्स देखते हैं, जो एक इथिकल पैराडॉक्स है कि एक सिद्धांत लेके जाइए, और हम लोगों ने पढ़ा इस बारे में कि भाई सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर आज हमारे देश का कोई सैनिक दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो क्या उसको भी सत्य बोलना चाहिए? नहीं ना, वो तो वहां झूठ बोलेगा। तो वहां जो व्यवहारिक स्थितियां, जो एक सिद्धांत है और जो व्यवहारिक स्थिति है, दोनों में फर्क होता है। दोनों अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं दोनों में। तो सिद्धांत है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए, हिरासत में मौत नहीं होनी चाहिए है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है व्यवहारिक तौर पर, जो जमीन पर है, तब क्या करे पुलिस? ये बात होती है ना। पुलिस को कई बार अपनी जान बचानी पड़ती है, और पुलिस के अपने जान बचाने आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। कई बार होता है, ये हम लोग जानते हैं कि पुलिस मैसेजिंग के लिए भी गोली चलाती है, लेकिन वो तब होता है जब आपने किसी बड़े ड्रीडेड क्रिमिनल के साथ आप एनकाउंटर कर रहे हैं, तब आपकी कोशिश होती है, जो कई बार बच जाता हो, तब कोशिश होती है मैसेज देने की समाज में। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसने हथियार डाल दिए हैं, जिसने परिवार के सामने आत्मसमर्पण किया है, उस व्यक्ति का इनकाउंटर में मारा जाना उस व्यवहारिकता के सिद्धांत की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है, जो व्यवहारिकता। बिल्कुल हम ये नहीं मानते हैं कि वहां व्यवहारिक स्थितियां बन गई थी जिससे गोली चलानी पड़े। तो ये दोनों कसौटियां हो गई। अब इसके बाद जो चीजें हो रही हैं ज्ञानेश्वर जी, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। बहुत डिस्टर्बिंग इस नाते है कि एक तो ये स्थिति बनी है कि 2-3 चीजें हो गई, जो आपने कहा ना, जातिवाद की स्थिति, कि क्या फिर उसी जाति वाली जाति वाले दुष्चक्र में बिहार फंसता जा रहा है, जिसमें अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति, बहुजन बनाम अगड़ा, इस तरह की कोई का नैरेटिव बन सकता है। ये नैरेटिव कई कारणों से बन सकता है ज्ञानेश्वर जी, और ग्राउंड पर ये बन रहा है, जो आने वाले दिनों में अगर उसको ठीक नहीं किया गया, हम लोग उस पर भी आएंगे, जो आपने कहा कि सरकार हैंडल नहीं कर सकी। ये उसको हैंडल नहीं कर, सरकार की इमेज के लिए जो डेंट हुआ है वो अलग है, लेकिन आगे के लिए जो जमीनी स्थितियां बदल रही हैं, वो सामाजिक बिखराव को जन्म दे सकती है। इस लिहाज से गवर्नमेंट की हैंडलिंग ठीक नहीं रही। बिल्कुल। अगर कितने लोगों ने पहले भी जाति के नाम पर इनकाउंटर को लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की थी। सोनू यादव, छोटू यादव, जब ये इनकाउंटर्स हो रहे थे तो लोगों ने कहा कि जाति पूछ करके गोली मारी जा रही है। जब इस तरह के इनकाउंटर्स हुए, हाफ इनकाउंटर्स हुए, तो ये जाति वाला मामला आया था, लेकिन उसका नैरेटिव इतना बड़ा नहीं बन सका। तो अब ये इसकी व्याख्या ये हो रही है कि चूंकि मीडिया अगड़े फॉरवर्ड्स के हाथ में है और सोशल मीडिया भी उनके हाथ में है, इन्फ्लुएंशियल क्लास है, तो वो अपना बना ले रहे हैं। मतलब ये भी और भी कारण रहा ना जी। देखिए, यदि भरत तिवारी को छोड़कर बाकी जितने फुल इनकाउंटर्स में, हाफ इनकाउंटर्स में, सारे नोटोरियस क्रिमिनल्स रहे हैं, और जिनकी हिस्ट्री रही है, उनकी कुंडली रही है कि अपराध में वो शामिल रहे, अपराध करते रहे, अपराध करते पाए गए। भरत तिवारी ने कोई अपराध ऐसा नहीं किया जिसमें कहा जा सकता है कभी उसने मर्डर किया हो, कभी उसने लूट की हो, कभी उसने डकैती की हो। हाँ, वह सिस्टम को चैलेंज कर रहा था, और सिस्टम को चैलेंज कर रहा था, उसने यह गलती की थी। मैं ये नहीं कहता कि वो भगत सिंह है, मैं ये नहीं कहता,
लेकिन सिस्टम को चैलेंज करने के लिए उसने हथियार उठाया था, यह भी गलत था। हथियार उठाए हुए व्यक्ति को आप सरेंडर करने के लिए मजबूर किए और बाद में गोली मार दी। मेरा तो मानना है कि पहले दिन ही आप फेल हो गए थे। जब उसके घर पहुंचे थे, आप कैसे लौट आए, आप कैसे हार गए हैं, कैसे हार गए? आपको उसी दिन कैप्चर करना चाहिए था। इसका मतलब पुलिस का पूरा अमला एक हथियारबंद व्यक्ति से, जो कुख्यात अपराधी नहीं है, उससे निपटने की क्षमता नहीं रखता है। और निपटने बिल्कुल की क्षमता का मतलब क्या ये है कि आप उसे गोली ही मार देंगे? बिल्कुल ज्ञान सर, तो यही हमने जैसा पहले कहा कि ड्रीडेड क्रिमिनल्स को जब आप डील करते हैं उस समय गोली चलती है, वो बात समझ में आती है। भरत जी। तिवारी के मामले में ये बात नहीं समझ में आती है, क्योंकि भरत हम्म। तिवारी कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उस समय उनके हाथ में हथियार नहीं थे और वो समर्पण कर चुके थे। ये तीनों बातें हैं। हम्म। इसलिए इसके बावजूद जो नैरेटिव बनाने की ताकत है, एक उस आधार पर भी हम कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर जो डिफाइन किया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच आपने जो कहा, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। ये पुलिस बिल्कुल। के ट्रेनिंग की कमी है कि आप हैंडल नहीं कर पाए एक हथियारबंद व्यक्ति को। सब हम्म। उसके अपने घर में मौजूद होने के बावजूद, समाज के, घर के, परिवार के लोगों के होने के बावजूद आप एक दिन वापस लौटे हैं और उसके बाद जाकर के आप पकड़ के लेके आए हैं। तो ये हम्म। स्थिति नहीं होती अगर आपका प्रशिक्षण ठीक तरीके से हुआ होता। हम्म। कॉन्फ्लिक्ट में, किसी को ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में निगोशिएशन का एक तरीका होता है। देखिए, जी। हथियार लिए बिल्कुल। हुए अगर कोई व्यक्ति है घर में, तो वो किसी पर गोली चला सकता है, किसी को हॉस्टेज बना हम्म। सकता है। उसमें हम्म। एक निगोशिएशन करने वाली जो ट्रेनिंग होती है पुलिस के साथ, वो भी होती है। आप उसको हम्म। कैसे समझाएंगे, उसके परिवार के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे और कैसे हथियार डलवाएंगे, कैसे गिरफ्तार करेंगे, ये प्रशिक्षण नहीं है पुलिस के पास। स्थितियों हम्म। से निपटने का एक ही तरीका आता है कि किसी को पकड़ो, उसके ऊपर लाठी बरसा दो। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं या लोग सड़क पर हैं, ऐसे लाठी चलाते चलो, ये गोली चला दो। ये पुलिसिंग हम्म। नहीं है। पुलिसिंग सिर्फ बिल्कुल। यही पुलिसिंग लगता है बिहार में सीखा है लोगों ने, या इस देश में ज्यादातर लोगों ने। तभी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को कायदे से पढ़ने और इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पुलिसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप आम नागरिक को धमकाते चलें, उसके ऊपर लाठी चला दें या उसके ऊपर गोली चला दें। ये पुलिसिंग नहीं है। हम्म। तो बिल्कुल। ये ट्रेनिंग का पार्ट था इसमें। जो कास्ट का मामला आया है ज्ञानेश्वर जी, वो हमको एक रिजेम्बलेंस जो दिख रही है, वो रिजेम्बलेंस उत्तर प्रदेश के विकास दुबे कांड में है। लेकिन फिर वही हम्म। बात है, विकास दुबे बहुत नोटोरियस क्रिमिनल था और उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ में, हम सब लोगों ने देखा था कि गांव पर पुलिस गई थी तो कितनी गोलियां चली थी, कितने लोग मरे थे बिल्कुल। उसमें। लेकिन बिल्कुल। जब विकास दुबे मारा गया तब वो भी निहत्था ही था। चाहे हम्म। कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, जब वो मारा गया तो निहत्था ही था। उसकी गाड़ी पलटी और हम्म। ये कहा गया कि उसने भागने की कोशिश की, उस भागने की कोशिश में उसको मार डाला गया। तो ये वो निहत्था वो भी था। उससे रिजेम्बलेंस इसी ग्राउंड पर है, सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। और उसका हम्म। जो इशू बना था, उसका इशू भी बना काफी। उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के ये काफी सवाल आए और लोगों ने कई घटनाएं निकाली जिसमें ब्राह्मण मारे गए थे। लेकिन हम्म। उसका क्या असर हुआ? ऐसा नहीं है ना कि ब्राह्मण जो है किसी अपराधी से आइडेंटिफाई कर रहा है और उसने उत्तर प्रदेश में तो नहीं छोड़ दिया बीजेपी को। तो ये जो बिल्कुल। कास्ट को लेकर के जो व्याख्या हो रही है, वो व्याख्या अभी जब उसकी परीक्षा का समय आएगा तब हम लोग देखेंगे। जी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसको आधार बना करके समाज में विद्वेष नहीं फैलाना चाहिए। जी। विद्वेष फैलाने का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। अब वो हम्म। ये कहीं कोई चेतना रैली हो रही है, कहीं कोई रैली हो रही है, कहीं कोई बहुजन का जुटान हो रहा है, कहीं ब्राह्मण का वो हो रहा है, कहीं महापंचायत लग रही है। ये गिद्ध की तरह मरे हुए भरत तिवारी को नोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसका हम्म। आधार बना करके आप एक समाज में जागरूकता फैलती है, पुलिस को कोई सबक मिलता है, सरकार को कोई सबक इससे मिलता है, वहां तक तो ये ठीक है। लेकिन उसके आगे, उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो इसका मैसेज समाज के लिए ठीक नहीं होगा। और ये आप बिल्कुल। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप कोई विद्वेष, सामाजिक विद्वेष नहीं फैलने दें। बड़ी जी। मुश्किल से बिहार उस दौर से बाहर निकला है जो दौर हम हम्म। लोगों ने देखा है। आज की जो पीढ़ी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जो पीढ़ी लड़ाई लड़ रही है भरत तिवारी की, हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन उस पीढ़ी ने वो दौर नहीं देखा है, 80 का, 90 का दौर या शुरुआती 2000 का, उसने वो दौर नहीं देखा है। वो सब अभी 18 साल, 20 साल, 17 साल, 25 साल के जो बच्चे हम लोगों ने नहीं देखा है कि बिहार किन स्थितियों से बाहर निकला है। और बिहार ही नहीं, और दूसरे राज्यों में भी ये स्थिति रही है। फिर उस तरफ अगर आप ले जाते हैं तो समय का पहिया उल्टा नहीं घुमा सकते, आप नहीं घुमाना चाहिए। विकास की जो बिल्कुल। सारी की संकल्पना है वो प्रभावित होगी। जो सामाजिक सौहार्द की जो स्थितियां नीतीश कुमार के शासन में बनी, वो सब चीजें प्रभावित होगी। इससे हम्म। बचना चाहिए। जैसे अब आपने कहा कि जो कल का कार्यक्रम है जिसमें श्रद्धांजलि सभा हो रही है, उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भड़काऊ बात नहीं हो, उकसाने वाली बात नहीं हो, बदला लेने वाली कोई बात नहीं हो। ये सब चीजों, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार को जवाबदेह ठहराने की बात जरूर होनी चाहिए, पुलिस को बिल्कुल। जिम्मेदार बिल्कुल। ठहराने और उसकी बात जरूर होनी चाहिए। और ये मैसेज यहां से निकलना चाहिए है कि इसके बाद पुलिस
इनकाउंटर करने के पहले, गोली चलाने के पहले 1000 बार सोचे, ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। क्योंकि एक जान की कीमत सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पुलिस की प्रवृत्ति का मामला है। और पुलिस अगर इस प्रवृत्ति में रहती है और आप इसको अनोटिस जाने देंगे, तो ये तो हर व्यक्ति का जीवन खतरे में डालना होगा। तो वो नहीं होना चाहिए। पुलिस को एक सबक मिलना चाहिए है। और अब पुलिस को सबक मिले, सरकार को सबक मिले, सरकार जवाबदेह बने, ये चीजें होनी चाहिए। अगर अगर जैसा अब इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा कहने की स्थिति इसलिए भी नहीं है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हुई है, वो इंक्वायरी चल रही है। अगर हम लोगों ने कितने कितने मामले ऐसे देखे हैं कि जिनमें इंक्वायरीज में पुलिस वालों को अपराधी ठहराया गया, उसके बाद पुलिस वालों को सजा हुई है, मारे जाने वाले को मुआवजा मिला है। तो ये स्थिति अगर है जो दिख रही है, हम लोगों को साफ साफ दिख रही है कि ये स्थिति, इसमें गलती हुई है, तो वो हो, जल्दी से जल्दी जांच एक कंक्लूजन पर पहुंचे, जांच हो करके पुलिस वालों का को दोषी है अगर वो, तो उनको दोषी ठहराया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा चले, उससे नीचे कुछ नहीं। इसमें कोई ये नहीं हो सकता है दूसरा हत्या के मुकदमे के अलावा। और भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा दिया जाए। मेरा यह मानना है कि देखिए, आपने जुडिशियल इंक्वायरी तो बैठा दी और विनोद कुमार सिन्हा उसके न्यायमूर्ति बने हैं, लेकिन सरकार को एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए। देखिए, मुझे चारा घोटाले के दिनों की याद है। दिल्ली, अभी सोशल मीडिया पर किसी ने संस्मरण भी लिखा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक होटल में श्याम बिहारी सिन्हा थे, जो चारा घोटाले के किंग पिन थे। लालू यादव तो खैर मुख्यमंत्री के रूप में फंसे, तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। अभी पटना हाईकोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी के लिए पीआईएल फाइल नहीं हुई। वहां कुछ लोगों के बुलावे पर शिवानंद तिवारी भी पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि श्याम बिहारी सिन्हा भी वहीं मौजूद है। तो श्याम बिहारी सिन्हा ने शिवानंद तिवारी से कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी पर मान जाइए, आप पीआईएल मत फाइल कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी की मांग मत कीजिए, ठीक है। और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए समता पार्टी को छोड़कर, मतलब नीतीश कुमार, ललन सिंह, सुशील मोदी को छोड़कर बाकी सारे नेता विपक्ष के तैयार हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह नहीं होगा, और वह वहां से चल दिए। अगले दिन वह पटना पहुंचे और उन्होंने पीआईएल फाइल की और सीबीआई इंक्वायरी हुई, क्योंकि तब भी लोगों को पता था कि जुडिशियल इंक्वायरी में कितना वक्त लगेगा, क्या फैसले आएंगे नहीं आएंगे। तो आपने, ठीक है कि आपने जुडिशियल इंक्वायरी तय कर दी, लेकिन यह इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसमें आप 3 महीना, 6 महीना, साल भर, जैसे तय है कि इतने दिनों में चार्जशीट जमा करना है, तो आपको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी ये समय सीमा, तभी बिहार की जनता को शांति मिलेगी, भरत तिवारी के परिवार के लोगों को भी शांति मिलेगी कि इतने दिनों में न्यायिक रिपोर्ट आ जाएगी, तब लोगों को तसल्ली होगी। यह बात जरूरी है, नहीं तो फिर तो जुडिशियल इंक्वायरी चलती ही रहेगी और कब रिपोर्ट आएगी इसका पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, सरकार को, किसी भी सरकार को और बिहार सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए है कि थोड़े दिन के बाद अपने आप मामला डाई डाउन हो जाएगा, जुडिशियल इंक्वायरी चलती रहेगी, जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए। त्वरित न्याय की जो बात है, तत्काल उसको आप एक लॉजिकल कंक्लूजन तक अगर पहुंचाएंगे, तो वो सरकार की साख बहाली के लिए भी ठीक होगा और पुलिस की साख बहाली के लिए भी ठीक होगा। पुलिस पर भी लोगों को भरोसा हो, और इस सरकार के प्रति लोगों का भरोसा है। नई सरकार है, पहली भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है, तो ये नहीं होना चाहिए है। ये प्रथम ग्रास से मक्षिका पाता की तरह है कि सरकार बनते ही एक ऐसी घटना हो गई। तो जितनी जल्दी इसमें कार्रवाई होगी, जितनी जल्दी इसमें दोषियों की पहचान करके उनको सजा दी जाएगी, भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, उतनी जल्दी पुलिस और सरकार दोनों की साख बहाल होगी। ये कर देना चाहिए। अभी देखिए ना ज्ञानेश्वर जी, अभी एसआईटी बनी थी अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, तो 7 दिन में एसआईटी ने रिपोर्ट दी, इतनी गोपनीयता के साथ रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट आने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उन 8 लोगों से पूछताछ पर बाकी आगे के लोगों पर कार्रवाई होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस सरकार चाहे और उसकी जांच टीम चाहे, चाहे वो जुडिशियल कमीशन हो या कोई नॉर्मल एसआईटी हो, तो वो 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकती। इसमें कोई, आपने ठीक कहा कि ये कोई ऐसा उलझा हुआ घटनाक्रम नहीं है, ये कोई इसमें बहुत साजिश का एंगल नहीं है कि बिहार से लेकर के नेपाल तक इसके तार फैले हुए हैं, जिसमें आपको जांच करने में बहुत समय लगेगा। ये ओपन एंड शट केस है। एक व्यक्ति के हाथ में हथियार था, उस दिन आप नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, इसके लिए भी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने क्या सोच करके उस दिन कार्रवाई नहीं की। फिर आपने गिरफ्तार कर लिया, हथियार नहीं था, एक निहत्थे आदमी के ऊपर गोली चलाने की स्थिति कैसे आई। ये 1 हफ्ते की जांच का विषय है, 10 दिन की जांच का विषय है।
ये रिपोर्ट आ सकती है और उस रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई इसलिए हम उस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि पुलिस की साख बहाल होने के लिए भी जरूरी है और सरकार की साख बहाल होने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अभी आपने जो सब पहले कहा हम लोग उस पर बात करनी ही है कि सरकार ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई इसको। सरकार, देखिए अजीत जी, सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और भाजपा के भीतर भी हमने देखा कोई नियंत्रण नहीं था। भाजपा के नेता भी सरकार के खिलाफ चले गए हैं। और देखिए वहां कौन कौन नए नए एमएलसी बने, पवन सिंह भी पहुंच गए, कई मंत्रियों ने मतलब बाउंड्री पार की, और उन लोगों ने भी बोलना शुरू किया। तो सरकार अपने लोगों से भी घिर गई, सरकार अपने लोगों से भी घिर गई। इसलिए हम बार बार कहते सरकार हैंडल नहीं कर पाई। सरकार भोजपुर की पुलिस को हैंडल नहीं कर पाई, सरकार एसटीएफ को हैंडल नहीं कर पाई, सरकार तुरंत फैसला नहीं ले पाई और सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी फेल हुआ था, बाकी मीडिया का जो मैनेजमेंट है वो भी फेल हुआ था, और ग्राउंड लेवल पर जो एक सोशल मैनेजमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं हो सका। ये तीनों ग्राउंड पर फेल्योर है पूरी तरह से। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, जो काम अपोजिशन के लोग नहीं कर रहे थे वो काम बीजेपी के लोग कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि गलत कर रहे थे, लेकिन पार्टी का जो एक अनुशासन होता है, ये जो इतना बड़ा मुद्दा था कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए सब लोगों को, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक आध अपवाद छोड़ दें तो सिर्फ ब्राह्मण नेता बोल रहे हैं। ये सिर्फ ब्राह्मण लड़के का मामला था, दूसरा लड़का अगर इस तरह से निहत्था मारा गया होता तो कोई नहीं बोलता, उसकी जाति के लोग बोलते। अब ये स्थिति हो गई है कि किसी पर पुलिस की कार्रवाई में निहत्था व्यक्ति मारा जाएगा तो जिस जाति का होगा उसी जाति के लोग बोलेंगे। ये भी एक गलत बात है। ये पूरे सामाजिक का जो ताना बाना बिगड़ रहा है उसकी एक मिसाल है, लेकिन वो राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को अपने यहाँ अनुशासन से अपने यहाँ मैनेज उसको नहीं कर सकी। बीजेपी के लोगों का काम इस आग को भड़काना नहीं, इस आग के ऊपर पानी डालना था। लोगों को उनको ग्राउंड लेवल पर जाके समझाना था, जो जातीय गोलबंदी हो रही थी उसको रोकना था, इसको कानून व्यवस्था का मामला, पुलिस की विफलता का मामला बनाना था। लेकिन एक सामाजिक बिखराव का मामला भी इसलिए बना क्योंकि राजनीतिक तौर पर प्रबंधन नहीं कर सके। जीतन राम मांझी बहुजन करे पुकार, अब जाकर जगदीशपुर में आप महापंचायत लगा रहे हैं, बहुजन महापंचायत लगा रहे हैं, तो इससे तो जो जातीय आग है वो भड़केगी ही भड़केगी। आप शांत करने का कहां प्रयास करें। और जीतन राम मांझी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, एनडीए के घटक दल के नेता है, तो यह शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या हो गई। बिल्कुल, इनकी जिम्मेदारी तो पानी डालने की है ना, आग पर आग अगर भड़की हुई तो इनकी जिम्मेदारी पानी डालने की है। इनकी जिम्मेदारी है कि जब देश भर के ब्राह्मण लोग पहुंच गए भरत तिवारी के, क्या जीतन राम मांझी नहीं जा सकते थे? जीतन राम मांझी भी चले जाते, जाकर के कहते कि भाई गलत हुआ और हम जांच करवाएंगे। पहले दिन मामला डिफ्यूज हो जाता। अगर सरकार के लोग जाते और जाकर के भड़काने के बजाय ये कहते कि भाई पुलिस ने गलत किया, कार्रवाई होगी, पुलिस के सारे लोगों को जेल भेजा जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन वो मैनेजमेंट भी नहीं हुआ, पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं हो सका, सोशल मैनेजमेंट। जो ग्राउंड पर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने ग्राउंड पर क्या मैनेज किया उस गांव के लोगों को लेकर के। और बिलौटी, क्या बिलौटी ही गांव का नाम है ना, उस वहां भोजपुर में उस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को समझाने, शांत करने, उनको शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग करने, इन सब चीजों के लिए, और कास्ट का एंगल ना आए इसको डिफ्यूज, इसके लिए कुछ किया काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? नहीं किया। तो ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना एनडीए के लोगों ने किया। उल्टे ऐसा लग रहा है कि सब अपना स्कोर सेटल करने में लग गए। कोई अंदर खाने की कोई राजनीति चल रही है कि एक घटना हो गई, इस घटना पर बीजेपी मतलब विपक्ष अपनी रोटी सेकेगा और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि इस पर राजनीति मत करिए। यहाँ उल्टा ही हुआ, यहाँ सत्ता पक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे। तो ये स्थिति हुई कि पॉलिटिकल और सोशल मैनेजमेंट नहीं हुआ। जहां तक लीगल, कानूनी स्तर पर और मीडिया के बीच जो नैरेटिव बना उसको मैनेज करने का सवाल था, तो उसमें भी ज्ञानेश्वर जी सरकार पूरी तरह से विफल रही। सरकार का जो डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है, उसने बिल्कुल कतई कोई काम नहीं किया। हम नहीं करें कि आप नैरेटिव बदल दीजिए, अजीत जी ये बात समझ में ही नहीं आई कि देखिए मुख्यमंत्री बदल गए, भाजपा की सरकार बन गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, और आईपीआरडी डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य आपने दे दिया जदयू को, शिक्षा आपने ले लिया, लेकिन जिससे सरकार का मेकओवर होता है, सरकार की इमेज बनती है और बिगड़ती है, वह विभाग आपने जदयू के पास रहने दिया। और वैसे भी बिहार में जानते ही हैं, बिहार मतलब नीतीश कुमार के जमाने, देखिए सम्राट चौधरी तो नए जमाने वाले हैं, वह अखबार के अलावा नीतीश कुमार को समझते नहीं थे, और यहाँ इमेज बनती और बिगड़ती तो आजकल डिजिटल स्पेस में है, डिजिटल बार है, तो उनके लिए तो कोई, हाँ इनके यहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो आपने एक तो छोड़ दिया। और जेडीयू में भी जिस नेता के पास वो बहुत मीडिया सावी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो श्रवण कुमार कहाँ, श्रवण कुमार उनको मतलब, हाँ उनको वो मीडिया सावी नहीं है, टेक सावी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सोशल मीडिया स्पेस में क्या हो रहा है। और एक घटना हुई, उस घटना से सरकार की छवि पर क्या असर पड़ रहा है, बिहार की छवि पर क्या असर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश की छवि ऐसे बन गई है जैसे यहाँ की पुलिस ऐसे ही बर्बर है, ब्रूटल है, पुलिस ऐसे ही काम करती है। तो ये ऐसी छवि नहीं है।
और ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने प्रशांत किशोर को देखा कि वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जमाने में क्या हुआ जो आज कहा जा रहा है कि अपराधियों को खत्म करते हैं। भाई नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार की छवि पर भी तो सवाल आ रहा है, बिल्कुल। प्रशांत किशोर नहीं उठाया। तो ये सवाल जो है नहीं उठता। और नीतीश कुमार ने तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समाप्त कर ही दिया है, ये तो बात हम लोग सब लोग जानते हैं। इसमें क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सब चीजों ये चीजें भी हो रही है, और जेडीयू बीजेपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का भी लोगों को अवसर मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो मैनेज होनी चाहिए थी सो मैनेज नहीं हुआ। तो ये चाहे लीगल कानूनी मामला हो, पुलिसिंग का मामला हो, मीडिया का मामला हो, सोशल मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, ये हर तरह के मैनेजमेंट में सरकार विफल रही। ये पहली परीक्षा थी, पहला ये कोई ऐसा बड़ा संकट भी नहीं था, लेकिन पहला संकट था। छोटा या बड़ा जिस तरह का कहें, सरकार के हनीमून पीरियड में एक संकट आया और सरकार उस संकट को हैंडल नहीं कर पाई कायदे से, और उसका नतीजा ये हुआ है। सरकार की छवि जो डेंट हुई है सो अपनी जगह है, बिहार की छवि पर भी असर पड़ा है, पुलिस की छवि पर असर पड़ा है, और एक सामाजिक स्तर पर एक बड़ा विद्वेष फैल गया है जिसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इसी तरह से जातीय सम्मेलन होते रहे तो फिर हम लोग 90 के दौर में पहुंच जाएंगे। और आजकल तो कास्ट की आइडेंटिटी और फ्रेगमेंटेड होती जा रही है। कास्ट के भीतर कास्ट की रैली हो रही है। हम लोगों ने देखा ना कितना कुर्मी के भीतर कुर्मी की रैली, और कोयरी के भीतर कोयरी की रैली, और डांगी और धानु, छोटी छोटी आइडेंटिटी आती जा रही है। इस आइडेंटिटी को लेकर के ये अगर ऐसी आइडेंटिटी के आधार पर होने लगे तब तो समाज और फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। फिर कहां से बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है, या पैन हिंदू का जो कोलिशन बनाना है, उसका वो अपना प्लान तो फेल होगा ही। सामाजिक स्तर पर विभाजन और टकराव बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इसको अभी भी समय है, जल्दी से जल्दी इसको हैंडल करके समाप्त करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी हैंडल करके समाप्त करना चाहिए। सम्राट चौधरी इस पर सोचे। और चलिए अब चलते हैं राबड़ी देवी के बंगले की ओर। देखिए, हम इसे भी फिजूल का ही विवाद मानते रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, और लेकिन विवाद हुआ तो हुआ। अब राबड़ी देवी ने कहा है कि बंगला हम खाली कर देंगे, सामान तो शिफ्ट हो ही गया है, 5 जुलाई तक का वक्त चाहिए। और अब तक वहां जो है आरजेडी के ही लोग पहरेदारी कर रहे हैं, उनकी शिकायतें भी रहती है, कोई मिलने नहीं आता है, नहीं जाता है। तो अब इसका राजनीतिक मायने क्या होगा कि राबड़ी देवी लालू यादव कौटिल्या नगर में चले जाएंगे, और तेजस्वी यादव और आश्री यादव एक पोलो रोड में चले जाएंगे जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है। तो अब बीजेपी इसे किस रूप में देख रही है कि माँ और बेटे को उन्होंने अलग अलग कर दिया। राबड़ी देवी को बंगला खाली कराने का फल क्या मिलेगा और इसका पॉलिटिकल स्कोर क्या होगा। कल पहली बार तेजस्वी यादव विश्वश्री मामले में भी बहुत लंबा बोले, देर से जागे हैं, और तेजस्वी यादव को कई मुद्दे मिलते हैं, कई मौके मिलते हैं, लेकिन वो भी उन मुद्दों को लड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत फुर्सत मिली तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इसके बाद सब काम वह मान लेते हैं कि पूरा हो गया। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। अभी ये इसका राजनीतिक जो है हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो पहले आपने कहा था वो बहुत दिलचस्प बात है कि राबड़ी देवी ने कहा कि आप सूची बना करके दीजिए कि हमारे क्या क्या लगा हुआ था। ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन और किसी घटना से सबक लेने वाले पॉलिटिशियन की पहचान है। ये अगर एक नेता एक ही गलती को दोहराता है तो वो उससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। एक बार जो गलती हुई, मान लीजिए तेजस्वी यादव बंगला छोड़ के गए, उसके बाद 10 तरह की कहानियां चली, जो पहुंचा वो वीडियो बनवा रहा है, दिखा रहा है कि देखिए इसमें ये गायब है, ये गायब है। तो ये चीजें जो है ये नहीं हो, ये पहले इंश्योर कर रही है राबड़ी देवी कि ऐसा नहीं। और ये इसका एक ये भी मैसेज है कि पहले ऐसा होता रहा है। ये अगर इस समय ये बता करके, ये करके, और वो कहेंगे लोग कि देखिए ये झूठ पहले फैलाया गया था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस बार आप हैंड ओवर लीजिए, देख करके अपनी सूची बना करके उसको चेक करके हमसे बंगले का हैंड ओवर लीजिए। तो ये एक समझदारी भरा परिपक्व काम था जो उन्होंने राबड़ी देवी ने किया है। मैसेजिंग भी से कर दिया है कि हम कोई इल विल नहीं है, हमारे मन में कोई बुरी भावना नहीं है, हम सरकारी संपत्ति है, हमको इस पर कब्जा करके बैठे रहने का इरादा भी नहीं था। ये खाली करके ये बताया है राबड़ी देवी ने और आरजेडी ने कि हमारा इस बंगले को कब्जा करके रहने का कोई इरादा नहीं। हालांकि जब जो बंगले की हम आप जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं और जो पता होता है, एड्रेस होता है, वो सिर्फ एक पता नहीं होता है, वो एक पहचान बन जाता है। जैसे आप कहें कि 7 रेस कोर्स रोड, तो वो 7 रेस कोर्स रोड एक नंबर नहीं है कि 7 रेस कोर्स रोड है, वो देश की सत्ता का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो वहां रहता है। तो वो सत्ता का केंद्र है, वो सिर्फ नंबर नहीं होता। 10 जनपद सिर्फ नंबर नहीं है, या इंग्लैंड में ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट कोई नंबर नहीं है, मतलब वो वहां के सत्ता केंद्र का प्रतीक होता है। उसी तरह से 10 सर्कुलर रोड था। 10 सर्कुलर रोड की पहचान आरजेडी से जुड़ी हुई थी। साधु यादव पहले रहते थे, फिर राबड़ी देवी, लालू यादव रहे, तो ये 2 दशक से ज्यादा समय से एक पहचान उसकी बनी हुई थी कि ये आरजेडी का शक्तिपीठ है, आरजेडी का शक्तिपीठ था। कोई नहीं गया है वह भी जानता था कि 10 सर्कुलर रोड में
राबड़ी देवी रहती है, लालू यादव रहते हैं। कोई व्यक्ति जो कभी नहीं आया, दूर एकदम पटना से 400 बिल्कुल। किलोमीटर दूर रहता है व्यक्ति, तो अब वो चीजें बदल जाएंगी। अब ये पहचान फिर 39 हार्डिंग रोड की नहीं बनेगी, कभी कभी वो शक्ति केंद्र नहीं बनेगा। अगर रहने जाते जी। भी हैं तब, या कौटिल्य नगर में जाते हैं तब, ये अपने आप में इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज है। अब यहाँ ये देखने की बात होगी कि आरजेडी के लोग, राबड़ी देवी खासतौर से देश की पहली, बिहार की पहली महिला और इकलौती महिला मुख्यमंत्री, कि इसको विक्टिम कार्ड के तौर पर वो लोग पेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उनके पास भी पीआर की कोई ऐसी टीम नहीं है, जैसे जैसे सरकार में कोई पीआर की टीम नहीं दिख रही है, वैसे उधर भी नहीं है। अगर ममता बनर्जी जैसा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस समय होता, ऐसा विक्टिम कार्ड इसका खेला जाता, ऐसा खेला जाता कि आप मतलब अरविंद केजरीवाल जैसा कोई व्यक्ति होता तो आज अपने को बता दिया होता कि हम सबसे प्रताड़ित व्यक्ति हैं बिहार के, हमको कितना प्रताड़ित कर रही है समाज, और इसका क्या आप सहानुभूति ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। वो नहीं कर पाई है, नहीं कर, राष्ट्रीय जनता दल वो नहीं कर पाया। तो एक है कि ये भी अब एक मैच्योर स्टेप है, लेकिन दूसरी तरफ एक कमजोरी भी है आपकी कि आप इसका नैरेटिव नहीं सेट कर पाए। अब एक बात यह है कि परिवार के सब लोग अलग अलग जगहों पर हो गए। अब एक जो जगह होती थी, एक जगह जहां सब लोग आते थे, मिलते थे, अब वो जगह नहीं रही। अब पता नहीं हार्डिंग रोड कब तक बन पाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव अलग रहते हैं, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी और उनका एक जो पूरा इकोसिस्टम है उसके लिए एक अलग बंगला हो जाएगा। लालू यादव और राबड़ी देवी अलग रहेंगी। अब पता नहीं मीसा भारती आकर के 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी, कौटिल्य नगर के बंगले में रहेंगी, या कहाँ रहेंगी। जब मीसा भारती आएंगी, वो एमपी है लोकल वहां की, तो वहीं रहना है, आना क्या है, उनको भी वहीं रहना है। तो ये एक तरह से कि परिवार बिखर गया। अब कोई ओकेजन बना करके आपको मिलना होगा। अगर सबको एक साथ मिलना, एक जगह बैठना है, तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। पहले बिना प्रयास के हर व्यक्ति 10 सर्कुलर रोड पहुंचता था और वहां कोई ना कोई रहता ही था। तो ये स्थिति अब नहीं रहेगी। इसका एक परिवार के अंदर भी एक दूरी बढ़ेगी। देखिए, आत्मीयता अपनी जगह वो रहती है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जब शारीरिक रूप से मेल मिलाप होता रहता है, जब फिजिकली आप लोगों के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो जो आत्मिक संबंध है उसमें भी मजबूती आती है। अगर वो नहीं होता है कि आप फिजिकली दूर दूर हैं, सब लोग फोन पर बात कर रहे हैं, तो वो एक दूरी बढ़ती जाएगी परिवार के अंदर। और फिर नेताओं, जो नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा रहेगी कि खाली पोलो रोड जाए, कि हार्डिंग रोड भी जाए, कि कौटिल्य नगर भी जाए, या मीसा भारती जहां रहती है वहां भी जाए, कि तेज प्रताप के यहाँ जाए, कहाँ कहाँ जाए। पहले से आपस में ही मुखबिरी शुरू हो जाती है, आपस में ही मुखबिरी या जासूसी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाएगी कि फला जगह गए तो यहाँ नहीं आए, तो उसको लोग निशाने पर ले लेते हैं। तो पहले था कि कहीं और नहीं जाना है आपको, कहीं कोई रहता हो, आपको जाना सिर्फ 10 सर्कुलर रोड। तो अब वो स्थिति बदल जाएगी। तो राजनीतिक नुकसान भी है, पारिवारिक स्तर पर भी एक दूरी बढ़ने का ये है। हालांकि अगर इसको हैंडल करें ये लोग, एक विक्टिम कार्ड जो हम पहले कह रहे थे बनाएं और उसका इशू बना करके राजनीति करें, तो क्या पता कुछ लाभ हो, लेकिन अभी तो नुकसान ही दिख रहा है। चलिए, तो नुकसान ही दिख रहा है। और देखिए, अभी भी समय है कि बिहार को जातीय विद्वेष की आग से बचाया जा सकता है। सरकार ठीक से हैंडल करे, भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले, और आगे आने वाले दिनों में लालू परिवार की एका पर ध्यान रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी तो, या यूं कहें कि सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी तो है ही। भले ही विधायक उनके कम है, लेकिन वोट का आधार तो है ही आरजेडी के पास। तो आगे क्या होगा बिहार में, वह बताते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि नियमित आपसे संवाद करते रहे पहले की तरह। तो देखते रहिए लाइव फुटेज को। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।